को सुबह की नमस्ते हरिहर। उम्मीद करते हैं कि आप खूब मजे में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर डॉक्टर पद्म नाहर जी जो मैसेज भेजते हैं उसको पढ़ा जाए, है ना। फिर हम जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाएंगे। पता नहीं ये कैसे हो जाता है, लेकिन कैसे योग बन जाता है, लेकिन अक्सर वही बातें मैसेज में आ जाती हैं सुबह सुबह कि जैसे हम उनका ही कल विचार कर रहे हों। आज का जो टॉपिक है वो है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। कल शाम के सत्र में हमने इस टॉपिक को ही शुरू किया है और आज इसमें ब्लॉग के रूप में हमको दिख गई ये पोस्ट। चलिए, तो आपके लिए पढ़ती हूँ। इस पर थोड़ा सा अपनी कल्पना को दौड़ाते जाइएगा, खास तौर पर जो नए लोग जुड़े हैं। बाबा जी कह रहे हैं, 10 व्यक्तियों के समझदार परिवार में समाधान समृद्धि का वैभव होता है। एक एक लाइन एक एक सूत्र जैसी है। अभी डेमोक्रेसी में या अभी किसी भी तरह से ना, जितने भी अभी तक की व्यवस्थाएं आई हैं, उन सभी में एक व्यक्ति को व्यवस्था की इकाई माना। जैसे वोटिंग राइट जो है ना, एक व्यक्ति के पास है, एक व्यक्ति के बारे में विचार चलाते रहते हैं। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इकाईत्व जो है वो गठन पूर्वक ही है और पहली जो व्यवस्था की इकाई है वो परिवार है। बाबा जी 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में व्यवस्था की पहली इकाई को एक परिवार मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह रहे हैं 10 व्यक्ति, 10 एक आंकड़ा, 10 एक नंबर है ना। इसका मतलब 10 ही नहीं है, लेकिन 10 के आसपास एक नंबर रहता है एक परिवार में। 10 व्यक्तियों के समझदार परिवार में, समझदारी अर्थात न्याय धर्म सत्य की जो स्पष्टता है ना, चिंतन हो गया है न्याय धर्म सत्य के ऊपर, बात पकड़ में आ गई है, उस व्यक्ति को हमने समझदार कहा। ऐसे कितने व्यक्ति? तो लगभग 10 व्यक्ति। 10 व्यक्तियों के समझदार परिवार में समाधान और समृद्धि का वैभव होता है। एक व्यक्ति जब न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता के साथ जीता है ना, उसे हमने कहा समाधानित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो परिवार में दूसरे मानव, दूसरे व्यक्ति हैं, उनके साथ कैसा जीता है? तो न्याय पूर्वक जीता है। मतलब मानव मानव के बीच में व्यवहार जो पक्ष है ना, उसमें सदा सदा समाधान सूत्रित रहता है, गड़बड़ नहीं होती है। तो 10 व्यक्तियों के समझदार परिवार में समाधान प्रमाणित हो जाता है, न्याय प्रमाणित हो जाता है, जिसके फल स्वरूप ये सभी जो 10 व्यक्ति हैं ये उत्पादन कार्य पूर्वक है ना, उत्पादन पूर्वक किसको प्रमाणित कर देते हैं? समृद्धि को प्रमाणित कर देते हैं, है ना। गहराई में हम समझ रहे हैं, अभी तो ये क्रम चालू ही है। समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, संग्रह को प्रमाणित नहीं करते हैं। इन शब्दों पर ध्यान देते जाइए, क्योंकि हमारी परंपरा से जो हमने शब्द सुने कई बार वो एक जैसे लगते हैं, है ना। किसी व्यक्ति ने खूब सारा शोषण करके बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया और उसके पास ढेर सारा पैसा है, तो सामान्य चलताऊ भाषा में हम उसको भी सुखी समृद्ध ऐसा बोल देते हैं। जब दर्शन में हम सुख की बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इनके ये रेगुलर मीनिंग्स नहीं है ना। जो समृद्धि है वो कैसे आएगी? तो समृद्धि समाधानित परिवार के सदस्य प्रमाणित करेंगे और प्रकृति पर श्रम करके जो हमने वस्तुओं का उत्पादन कर लिया है, और कितनी वस्तुएं? तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया है ना। और परस्परता में इन वस्तुओं के विनिमय के साथ चल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपके लिए खुलेगा, उसको समृद्धि कह रहे हैं। पर हिंट्स लेते जाइए। ऐसे 10 समझदार परिवार एक एक व्यक्ति को अपने में से निर्वाचित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कैसी है। हर एक परिवार को यदि आप 10 लोगों के एक गठन के रूप में देखें, है ना, इस गठन में से एक व्यक्ति की, हर देखिए परिवार में बिल्कुल सटीक पहचान रहती है एक दूसरे की। तो इस 10 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति है जिसको सर्वाधिक समझदार माना गया, उसके मूल्यांकन के फलस्वरूप उसे हमने निर्वाचित किया, है ना। इसको हमने समझदार व्यक्ति माना और ये निर्वाचित हुआ। अब ऐसे कितने परिवार? ऐसे आप 10 परिवारों की कल्पना कीजिए। 10 लोगों का एक परिवार, और उस 10 लोगों के परिवार में से एक व्यक्ति बाहर निकला। ऐसे 10 परिवार हैं, तो कुल अब कितने व्यक्ति बाहर निकल आए? फिर से 10 व्यक्ति बाहर निकल आए, ठीक है।
तो इसे क्या कह रहे हैं? ऐसे 10 समझदार परिवार एक एक व्यक्ति को अपने में से निर्वाचित करते हैं जो परिवार समूह सभा को गठित करता है ना? तो बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सभाएं हैं, यहाँ विधानसभा, राज्यसभा, इनकी परिकल्पना नहीं है। जो परिकल्पना है वो ये है परिवार सभा की। 10 लोग, एक ही घर के 10 लोग निर्वाचित करते हैं अपने घर से एक सदस्य को। फिर ऐसे 10 परिवारों में से 10 लोग आ गए, फिर से एक 10 ही लोगों की सभा बनी, है ना? तो इसको कह रहे हैं परिवार समूह सभा। अब परिवार समूह सभा को देखिए, ऐसे 10 व्यक्तियों का अधिकार समान होगा, है ना? ये 10 व्यक्ति जो हैं वो अधिकार में समान होंगे। अभी देखिए, अधिकार शब्द का इस्तेमाल भी बहुत गहराई हो जाएगी, पर फिर भी अभी जो सामान्य भाषा में अधिकार शब्द का इस्तेमाल होता है, मतलब कि मेरा ये अधिकार है, मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, मतलब लेने के अर्थ में हम अधिकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दर्शन में अधिकार शब्द जो है ना, देने की क्षमता के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाबा जी ज्ञान संपन्न थे, है ना? तो उनके पास ये अधिकार था कि इस बात को वो व्यक्त कर दें, है ना? इस तरीके से इसको समझिए। जिसको समझ में आया है वो आपको समझा पाएगा, इस अर्थ में इस बात को समझिए। तो इसे कह रहे हैं अधिकार संपन्नता। अधिकार संपन्न जो व्यक्ति है वो सामने वाले व्यक्ति के रास पक्ष से मुक्त रहेगा, है ना? उसमें ये बात दिखाई पड़ेगी। तो अब इस बात को सोचिए जरा, ऐसे 10 व्यक्तियों का अधिकार समान होगा, है ना? मतलब ये एक मानसिक ताकत, हर प्रकार की ताकत से संपन्न व्यक्ति हैं। उसका कोई एक मुखिया होगा। अब ये फिर से एक परिवार समूह सभा में 10 लोग आ गए, 10 लोगों में से भी एक अधिकाधिक सर्वाधिक जो समझदार व्यक्ति है उसका एक मूल्यांकन रहता ही है, पहचान रहता ही है। इसके फलस्वरूप उसका कोई एक मुखिया होगा ऐसा नहीं है ना, लेकिन इसमें से एक निर्वाचित सदस्य होगा जो आगे जाएगा। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन 10 परिवारों के जीने के 5 आयामों, शिक्षा कार्य, शिक्षा संस्कार कार्य, न्याय सुरक्षा कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य में जब भी कोई काम आया तो उसको पूरा करना इनका काम रहेगा। देखिए, मानव जाति में कुल मिला के कुछ ही कार्यक्रम हैं, है ना? तो क्या क्या कार्यक्रम है? शिक्षा संस्कार कार्य। आप अभी कल्पना दौड़ाइए अपनी कि कितने काम एक्चुअली में आज की तारीख में हो रहे हैं। उसको बाबा जी ने बिल्कुल सिंप्लीफाई, क्लासिफाई कर दिया है। एक काम है शिक्षा संस्कार कार्य, है ना? जो मानवों के लिए है। न्याय सुरक्षा कार्य, सभी को न्याय सुलभता हो जाए, है ना? जो अर्थ है उसकी, जो तन मन धन रूपी अर्थ है उसकी सुरक्षा हो। स्वास्थ्य संयम कार्य, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य, है ना? ये कुल मिला के 5 काम है करने के लिए। कह रहे हैं ये जो 10 परिवारों के एक एक मुखिया हैं, नहीं सॉरी, मुखिया नहीं है, मुखिया शब्द सॉरी मैं गलत इस्तेमाल कर गई, यहाँ पे मुखिया नहीं है ऐसा लिखा है। 10 परिवारों से निर्वाचित जो सदस्य हैं, है ना? वो कह रहे हैं, हाँ, इन 10 परिवारों के जीने के 5 आयामों, शिक्षा संस्कार कार्य, न्याय सुरक्षा कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य में जब भी कोई काम आया उसको पूरा करना इनका काम रहेगा। जैसे सभी 10 परिवार शिक्षा संस्कार में पारंगत हैं या नहीं, उसमें जो कमी है उसको पूरा करना, है ना? जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। सभी 10 परिवार न्यायपूर्वक जी पा रहे हैं, यदि नहीं जी पा रहे हैं तो उसको पूरा करना, है ना? अगर समझ में कमी है इसीलिए नहीं जी पा रहे हैं तो उस समझ को संप्रेषित करना, ये इनका काम रहेगा। सभी 10 परिवार उत्पादन कार्य में प्रवीण हैं या नहीं, प्रवीण मतलब कुशल हैं या नहीं, स्किल्ड हैं या नहीं, आवश्यक उत्पादन कर पा रहे हैं या नहीं, इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना। अभी जो हमारा संविधान है ना, उसमें जब भी कहीं मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के साथ दंड भी जुड़ा रहता है ना? तो यहाँ दंड की बात नहीं है, यहाँ कमी को पूरा कर देने की बात है ना? ऐसा ऐसा संपन्नता है, ऐसी समझ संपन्नता है जिसके फलस्वरूप हम उपयोगी पूरक हो जाते हैं एक दूसरे के।
ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सभी सभी 10 परिवार उत्पादन कार्य में प्रवीण हैं या नहीं, आवश्यक उत्पादन कर पा रहे हैं या नहीं, इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा, है ना। परिशीलन करना मतलब किसी एक, हम मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। परिशीलन करना मतलब मूल्यांकन करना, है ना। पूर्णता के अर्थ में कहाँ कहाँ अभी कमी रह गई, इस बात को देख पाना, है ना। आगे कह रहे हैं सभी स्वास्थ्य को लेकर स्वायत्त हैं या नहीं, इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना। बाबा जी कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य, है ना, जो हमारे बॉडी के एनाटॉमी है, हमारे बॉडी को स्वस्थ कैसा रखा जाए, ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से भोजन आदि, ये सभी बातें एक समझदार व्यक्ति को पता होंगी, ये हमारी शिक्षा का हिस्सा होंगी, है ना। तो कह रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर सभी स्वायत्त हैं या नहीं, इसका परिशीलन करना और उसकी कमियों को पूरा करना, है ना। कमियों को पूरा करना किस माध्यम से होता है? तो समझाने के माध्यम से ही होता है। व्यवस्था के अर्थ में ही कमियों का आकलन होता है ना। पूर्णता के अर्थ में ही आप कह सकते हैं कि अभी भाई यहाँ यहाँ इस जगह पर कमी है, इसको पूरा किया जाए, है ना। व्यवस्था के अर्थ में ही कमियों का आकलन होता है और उसको पूरा करने के लिए प्रयास होता है। इस तरह एक परिवार से एक परिवार समूह तक पहुंचते हैं। 10 लोगों का एक परिवार, फिर ऐसे 10 परिवारों का एक समूह, इसका नाम दिया एक परिवार समूह। ऐसे 10 परिवार समूह मिलकर एक ग्राम परिवार सभा को तैयार करते हैं, ठीक। अब 10 परिवार समूह मतलब देखो, एक परिवार में 10 लोग, एक परिवार समूह में 10 गुणे 10 100 लोग, है ना। अब ग्राम परिवार सभा में इस प्रकार के 10 परिवार समूह मिल गए, मतलब 100 गुणे 10 मतलब 1000 लोग। तो कह रहे हैं एक ऐसे 10 परिवार समूह मिलकर एक ग्राम परिवार सभा को तैयार करते हैं। ग्राम परिवार सभा में भी यही पांचों आयाम, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन और विनिमय काम करते हैं। इन 100 परिवारों के बीच ही विनिमय कोष कार्य पूरा होता है ना। तो यहाँ पर एक दूसरी बात और है कि यहाँ पर कोष की व्यवस्था है ना। कोष मतलब होता है खजाना, है ना। कोष का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन लोगों ने किया है उसे वे कोष में जमा करा देंगे। और जो कोष है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जब लोगों को जो अपनी आवश्यकता का सामान जो उन्होंने उत्पादित नहीं किया है ना, वो उस कोष से उनको वितरण हो जाएगा, ठीक। तो एक तो है संबंध पूर्वक हम लेन देन कर ले रहे हैं खुद ही, और दूसरा है जो आगे की वस्तुएं हैं वो कोष के साथ ही मिल जाएंगे, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे। और इस प्रकार गांव से गांव के बीच में भी कोष में एक्सचेंजेस हो जाएंगे, ठीक। देखिए इस छोटे से ब्लॉग पोस्ट में इस बात को समझना पर्याप्त नहीं, पूरी किताब लिखी है और हर एक किताब में इसके बारे में लिखा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर भी आप इंगित तो आपको हो ही रहा होगा। सॉरी। इस तरह इन 100 परिवारों के बीच ही विनिमय कोष कार्य पूरा होता है, संतुलित होता है। तो 100 परिवारों के बीच में काफी अच्छा एक विनिमय कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं पूरा हो गया तो आगे क्या, ग्रामों के बीच में एक्सचेंज होगा, बता रहे हैं। इसके आगे ग्राम समूह परिवार सभा में 10 ग्राम परिवार सभाओं से, अब देखिए आगे, और अब इसमें भी जो ग्राम सभाएं बन गई उसमें से भी एक एक व्यक्ति को इन्होंने निर्वाचित कर लिया, है ना। तो फिर से एक 10 ही लोगों की सभा बनी। हर सभा जो है वो केवल 10 ही लोगों की है, उससे अधिक की नहीं है। 10 लोगों की सभा में मैनेज करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आज अभी देखिए विधानसभा राज्यसभाओं की स्थिति कैसी होती है, लोग कुर्सियां फटकते हैं, है ना, एक दूसरे से चर्चा कर ही नहीं पाते हैं। ये सब स्थितियां बनी रहती हैं, ठीक। तो इसके आगे ग्राम समूह परिवार सभा में 10 ग्राम परिवार सभाओं से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। इस प्रकार उत्पादन के 10 गांवों तक पहुंचने की व्यवस्था बनती है, ठीक है। तो अभी जो इनके विनिमय कुछ मान ले, किसी गांव में चावल अधिक पैदा हुआ, किसी में गेहूं अधिक पैदा हुआ, है ना, जो आवश्यकताएं हैं वो एक्सचेंज विधि से पूरी हो जाएंगी। विनिमय कोष व्यवस्था है,
जो अधिक पड़ा वो आपके गाँव से दूसरे गाँव में ले जा कर के एक्सचेंज कर देंगे, और ऐसा एक्सचेंज करने वाले व्यक्ति तो हैं ही हमारे पास। हुँ। इस प्रकार उत्पादन के 10 गांवों तक पहुंचने की व्यवस्था बनती है। इस तरह 1000 परिवारों के बीच संतुलन की व्यवस्था बन गई। 1000 परिवार मतलब 10,000 लोग। अब ये 10,000 लोगों के बीचों में संतुलन हो गया। इसके आगे 10 ग्राम समूह सभाओं से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मंडल परिवार सभा तक पहुंचते हैं, है ना। अब 10 ग्राम समूह की जो सभा है, इनके 10 अभी अब इनमें से फिर पहुंचे आगे, उसमें से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर लिया और वो फिर आगे गया। तो कह रहे हैं आगे, अब मंडल के लेवल पे बात करें, इसके आगे 10 ग्राम समूह सभाओं से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मंडल परिवार सभा तक पहुंचते हैं। मंडल परिवार सभा में फिर से 10 लोग हो गए। इस तरह 10,000 परिवारों के बीच पांचों आयामों में संतुलन की व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि ये जो सारे लोग निर्वाचित हो के जा रहे हैं, इनको सारी बातों का पता है ना, बिल्कुल। और आप यदि थोड़ा गणित लगा सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने की हमारी तैयारी चल ही रही है, पर फिर भी विजुअलाइज करेंगे तो पाएंगे इस पूरे अभी अभी तक हमारे पास 10,000 लोग हो गए। 10,000 लोग चूंकि निर्वाचित हो के 10-10 लोगों की सभाओं में से ही आ रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप मान लीजिए, है ना, उसमें 10 लोग हैं, फिर 10 में से एक व्यक्ति जो है क्योंकि यहीं से निर्वाचित होकर के गया है, तो जो परिवार समूह सभा है ना, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी 10 लोग हैं, मतलब एक इस परिवार का भी एक व्यक्ति उसमें शामिल है ना। उसके आगे जो सभा बनी उसमें भी अब इनमें से एक शामिल है, तो एक इसमें शामिल है ही, तो यहाँ पर सारा जो बातचीत होती है वो तुरंत मैसेज फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैसेज फॉरवर्ड हो गए तो इधर भी मैसेज फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो एक्चुअली में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सूत्रित है। ये फीजिबल रूप से इस प्रकार के तंत्र में ये संभव हो जाएगा, है ना, इस प्रकार की व्यवस्था में ये संभव हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप तक पहुंच गई तो। नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, बहुत सारे अवसर आएंगे पहुंचने के। इसके आगे 10 मंडल सभाओं से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मंडल समूह परिवार सभा तक पहुंचते हैं। 10 मंडल समूह सभा से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मुख्य राज्य परिवार सभा बनता है। इसी विधि से आगे प्रधान राज्य परिवार सभा और विश्व परिवार सभा के होने का प्रावधान है। ठीक, अब इसी कल्पना को आगे दौड़ाते जाइए तो कुल जानते हैं कितने स्टेप बनेंगे। अभी कितने 800 करोड़ लोग हैं ना इस धरती पर, ऐसे 1000 करोड़ लोग धरती पर हो जाएं, उसका ये मॉडल है। इस प्रकार से विश्व परिवार सभा होने का प्रावधान है। इस तरह 10 सोपानीय, सोपानी मतलब 10 स्टेप 10 टियर, है ना, 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। और इसके मूल में क्या है, व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में परिवार को पहचाना, है ना, व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। ऐसे तो एक एक घर में मान लो 8 बड़े लोग रहते हैं, तो जाके अभी भी ये होता है, अलग अलग पार्टी को वोट दे आते हैं, है ना। ठीक है, मुख्य राज्य परिवार से क्या तात्पर्य है दीदी? है ना, तो भैया जो मंडल परिवार है ना, उसके आगे हमारे पास आया जो 10 मंडल समूह सभा बनी ना, उसमें से निर्वाचित होकर के आगे के जो क्लस्टर बन रहे हैं उसको मुख्य राज्य परिवार सभा कहा है। ठीक है। जब संविधान को पढ़ेंगे तो ये तो स्पष्ट होते ही चला जाएगा। ठीक है, अभी चर्चा करने बैठेंगे तो लंबा हो जाएंगे, क्योंकि पूरा संविधान खोलना है। पर मुझे लगता है अब तक बात कम्युनिकेट हो गई है ना। मंडल समूह सभा एक स्ट्रक्चर है पूरा, मैं वो स्ट्रक्चर आज आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर दूंगी, उससे आपको दिखने लगेगा। हाँ, ठीक है। अभी ये नाम है ना, एकदम से आपके दिमाग में आ रहे होंगे ये क्या बोलने लगे, है ना। ठीक है। इस तरह 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का स्वरूप निकलता है, जिससे विश्व स्तर तक शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन और विनिमय कोष कार्यों को व्यवस्था के अर्थ में संपादित किया जाता है। उनमें कमियों को पूरा किया जाता है। व्यवस्था का काम यह है, हाँ, व्यवस्था का काम यह है, ना कि आदमी को फांसी पर लटकाना, बंदूक दिखाकर बस में रखना। पुलिस वालों के पास बंदूक रहती, उसकी बात कर रहे हैं।
बंदूक दिखाकर बस में करना, शक्ति केंद्रित शासन मानव को स्वीकार नहीं है ना? यह भय प्रलोभन का ही शासन है मूलतः। व्यवस्था ही मानव को स्वीकार होती है। सार्वभौम व्यवस्था के लिए सह अस्तित्ववादी ज्ञान, विवेक, विज्ञान में पारंगत होने की आवश्यकता बनती है। पारंगत होने के लिए शिक्षा विधि ही है। उसके लिए हम छत्तीसगढ़ में कुछ प्रयास कर रहे हैं। आगे चलकर सभी जगह पहुंचेंगे। ये 2010 में बाबा जी से जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी ने पूछा, बाबा जी ने जो उद्बोधन किया उस पर ये एक उनकी बात को ही इसमें रखा। ठीक, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये जो 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, चमत्कृत हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति जो है वो उत्पादन कार्य में राज प्रथा जैसा लग रहा है कुछ कुछ, बिल्कुल भी राज प्रथा जैसा नहीं है। राज प्रथा में जो राज शब्द है ना, किसी का राज्य है, उसमें एक व्यक्ति का राज्य है, उसमें कोई राजा है, इसमें कोई राजा है ही नहीं। इसमें परिवार में से एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। एक परिवार में एक व्यक्ति को निर्वाचित किया और वो व्यक्ति आगे परिवार समूह में गया। कल मैंने, एक पुलक भाई हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक बड़ी अच्छी शेयरिंग करी है, मुझे नहीं पता ये कितनी सत्य है कितनी गलत। उसमें उन्होंने कहा कि राजा जनक को हल जोतने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे नहीं पता, ये अगेन मैं फिर से बता दे रही हूँ, मुझे नहीं पता सच है या झूठ, लेकिन उसमें कह रहे हैं राजा जनक का ये जो हल चलाने का प्रस्ताव है कितना सही कितना नहीं, किसी में से कहीं से वो भी पढ़ के उन्होंने बात रखी कि जो नोमैड थे ना, उनको ये स्वीकार नहीं था कि धरती के साथ हल चलाकर उस पर अन्याय किया जाए है ना? तो उनको कन्विंस करने के लिए ऐसा हुआ। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, मतलब एक सामान्य जनमानस को धरती के साथ गलत करना, या धरती के साथ खेती को उस समय सही नहीं मानते थे और वो करना स्वीकार नहीं हुआ, तो इस विधि से, देखिए मैं आपके लिए पढ़ ही देती हूँ, ये बात छेड़ दी मैंने तो पढ़ दिया जाए। आप सोचिएगा, मैं आपके पास इस बात को रख रही हूँ, आप थोड़ा विचार करिएगा इस पर। गंगादीन लोहार, कहीं से इन्होंने साभार लिया है इनको, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन आप सबके लिए विचारणीय मुद्दा है। जनक तो राजा थे, उनको हल क्यों चलाना पड़ा? ऐसी घटनाएं दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी हुई हैं कि राजा एक विशेष दिन कृषि की शुरुआत करते थे। कृषि और खेती बाड़ी का आरंभ बहुत कठिन था। आम लोगों के लिए यह धरती माता का सीना चीरने जैसा पाप कर्म था। उसे स्वीकार्य बनाने के लिए राजन्य वर्ग के प्रमुख लोगों के बीच एक विशिष्ट समारोह के द्वारा धूमधाम से कृषि कर्म का उद्घाटन करते थे। बिना कृषि के और घुमंतू कबीलों को स्थिर किए, है ना, ना तो नियमित टैक्स लेना संभव था और ना ही स्थायी सेना को खड़ी करना। समाज के पतन और सुव्यवस्थित हिंसा की शुरुआत कृषि और पशुपालन के बिना असंभव थी। इसलिए राजा जनक को हल चलाना पड़ा। ये एक पर्सपेक्टिव है ना, कि भाई कृषि की शुरुआत, कृषि पशुपालन की इसलिए कि हमें सेनाएं खड़ी करनी है ना, हमें हिंसा करनी है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जनवाद पर हम इसको आमंत्रित करेंगे आने वाले समय में, तब तक आप सोचिए। एक दूसरा टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया था, बिलियनर फिलेंथ्रोपी। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, खूब सारा पैसा संग्रह कर लेते हैं, फिर चैरिटी करते हैं, तो सोचते हैं चैरिटी कोई बढ़िया चीज, और चैरिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। इस ग्रुप में मैंने आपके लिए लिंक भी शेयर किया था, और मैंने उस किताब के बारे में भी आपको बताया था। टिम स्वॉब की किताब है, द द बिल गेट्स प्रॉब्लम, है ना। तो उसको आप पढ़िएगा, यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम वो वीडियो तो देख लीजिएगा। 15-20 मिनट का वीडियो है। आने वाले सप्ताह में जन चर्चा का आमंत्रण है आप सभी के लिए। ठीक, तो खेती बाड़ी को लेकर भी थोड़ा चर्चा करिएगा कि जरा खेती बाड़ी आवश्यक है भी कि नहीं है, क्या फिर से नोमैड्स की तरह हम जी सकते हैं? ठीक, चलिए, तो जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है। जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन हम कर रहे हैं, एंड लेट मी शेयर द बुक। कल हम कृतज्ञता पर बात कर रहे थे और आपसे मैंने एक बात पूछी थी, मुझे बताइए कि क्या प्रकृति के साथ कृतज्ञता हो सकती है ना? क्योंकि देखिए जो मूल्य हैं वो मानव मानव के बीच में ही मूल्यों का प्रसव है, मूल्यों का निर्वाह वहीं पर है ना? प्रकृति के साथ क्या हो सकता है? तो कल ही निमिषा दीदी ने उत्तर दे दिया था, पूरकता हो सकती है। हम अपने से आगे वाले लोगों के लिए, आगे वाली अवस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं,
और अपने पीछे वालों के लिए पूरक हो सकते हैं, है ना। तो बाबा जी हमारे लिए पूरक हैं, है ना। अभी हम जब पूर्ण नहीं है तो इस स्थिति में पूर्ण व्यक्ति हमारे लिए क्या है, पूरक है, और हम उनके लिए उपयोगी हैं है ना। ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं। चलिए, तो कृतज्ञता की कल बातचीत चली थी, उम्मीद है कि आपने इस बारे पे विचार किया होगा। एक बात और देखिए, आप इस ग्रुप में आते हैं, मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप सभी है ना अपने मानव होने को एक्नॉलेज कीजिए। मानव होने का अर्थ है विचार करने की ताकत है, विचार करने की ताकत के साथ कहने की ताकत है। हम ये जो कंठ है ना, ये कंठ से अभी हम केवल ध्वनिया नहीं निकालते, जैसे गधा है वो ढेंच करता है ना। हाँ कृष्ण भैया। दीदी ये समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा इसको ओपन करिए कि हम जो हमारे से पहले की अवस्था उसके प्रति हम पूरकता, वहां पूरक पर है। मूल्यों का निर्वाह नहीं है। पर जैसे हम वहां पर देखते हैं पूरक। परंपरा में, तो कई सारे वृक्षों की, कई सारे एनिमल्स की पर्टिकुलर दिन पे पूजा होती है। तो पूजा का मतलब एक सम्मान का भाव। सही ये बात है, ठीक है, प्रश्न पहुंच गया आपका। तो भैया पहली बात तो शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान दिलाया, दर्शन में शब्द का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ना। और पूजा करना, ठीक है, आपने पूजा कर ली, एक दिन सूरज की पूजा कर ली, है ना। और देखिए मनुष्यों में जो प्राकृतिक भय रहा, मनुष्य में 3 प्रकार के भय रहे। एक प्राकृतिक भय रहा, मनुष्य में मानव में निहित अमानवीयता का भय रहा, और तीसरा रहा पाशविक भय। जब इसके इतिहास में जाते हैं तो जो पाशविक भय से मुक्त दिलाने वाले लोग हुए ना, जो थोड़ा बाहुबल के आधार पर या बुद्धि बल के आधार पर, जिस भी बल के आधार पर उन्होंने हमें पाशविक बलों से मुक्त किया, है ना। कहीं कोई पशु आकर के हमारा बच्चा खा गया, या हमने इसको इस तरीके से थोड़ा इमेजिन करिए, है ना। तो ऐसे लोग जो है ना वो राज गद्दी पर बैठ गए, ऐसे लोग कबीले के सरदार बन गए, फिर कबीले जो है वो धीरे धीरे राजतंत्र में परिवर्तित हो गए। तो ये मूलतः शुरुआत यहाँ से हुई। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने हमें प्राकृतिक भय के बारे में सचेत किया, प्राकृतिक भय से मुक्ति दिलाने के आश्वासन दिए, है ना। और प्रकृति में उन्होंने इन सभी चीजों की एक भागीदारी को पहचाना, है ना। और इसके फलस्वरूप जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इसको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने हमें प्राकृतिक भय से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत तरह के, है ना, इंद्र को देव कह दिया, वरुण को देव कह दिया, है ना, हवा को देवता, पानी को देवता, सूरज को देवता, जितने आवश्यक तत्व थे मानव के तत्व, मतलब आवश्यक जो इकाइयां थी, उनको पहचानने के फलस्वरूप उपासना वगैरह ऐसा कुछ कर्म बता दिया। अब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 शब्द बाबा जी ने कहे, उपयोगी और पूरक। जैसे हमारे लिए जो जैसे हमारे लिए प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं ना, जो वन औषधि वस्तुएं हैं, ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं, और हम इनके लिए क्या है, पूरक हैं। तो किस विधि से पूरक हैं, इनका संवर्धन करें, संरक्षण करें, मिट्टी को सही रखें, इस अर्थ में हम इनके लिए पूरक हैं, है ना। और ये सभी मिट्टी, पानी, हवा, ये सभी चीजें हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए उपयोगी हैं। मतलब मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर से लेकर के जितने हमारे फिर प्राणावस्था की इकाइयां हो गई, फिर इसी प्रकार जीवावस्था की इकाइयां हो गई, वो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी। तो जहां जहां शब्द उपयोगी का मतलब है, तो उपयोगी को ऐसे देखना है। और पूरकता दूसरे साइड में 2 एरो लगाते हैं ना, कृष्ण भैया आप तक मेरी बात पहुंच रही है? 2 हाँ हाँ। एरो लगाते हैं वो चार्ट में, तो उसमें एक एरो का मतलब है उपयोगी, दूसरे एरो का मतलब है पूरक। अब पहुंची बात। और मूल्य जो है, मूल्य शब्द का इस्तेमाल देखिए, जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वैल्यू या वैल्यूएबल कह देते हैं, इसकी हमारे लिए उपयोगिता, इनको हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। दर्शन को पढ़ते समय शब्दों को बिल्कुल प्रॉपर डिसाइफर करेंगे तो सटीक जगह पहुंचते हैं। शुरुआत में ठीक है, आपके दिमाग में पहुंचाने के लिए, बात को रखने के लिए हम रख देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको एक स्पष्टता आनी, है ना। तो मूल्य जो है वो मानव के बीच में जो उपयोगिता, पूरकता है, मतलब संबंधों में अपेक्षाएं जो हैं, है ना, उनका जो निर्वाह है, उसको हम मूल्य कह रहे हैं। ठीक, अब पहुंची आप तक बात? हाँ नहीं दीदी, पहुंची है। मैंने आपसे इसलिए इसको और एक्सप्लेन करने के लिए बोला, क्योंकि क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी कभी थोड़ी स्पष्टता पूरी नहीं होने से मैंने रख ठीक दिया है, था। क्योंकि जैसे बिल्कुल। कृतज्ञता का बात है, तो कृतज्ञता को हमने मूल्यों में ही रखा है, 9 वैल्यूज में। लेकिन कृतज्ञता हमारे को
प्रकृति के प्रति भी होती है, जो पशुओं के होती प्रति है भी होती है। अभी, हाँ, ये अभी जो हम लोग बोलते हैं, देखिए जैसे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, कृतज्ञता का अर्थ मतलब हमारी पूर्णता के अर्थ में जहां पर हमें सहायता मिली हो। तो प्रिय पूर्णता को भी कैसे बोला, तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो जागृति, जैसे आपको जो फिजिक्स को समझते हैं ना, तो आपको एक बात बताती हूँ, है ना, W = F D cos θ, है ना, एक फॉर्मूला होता है। उसमें ऐसा होता है कि यदि जैसे आप एक इकाई जो है वो एक स्थान पर आगे बढ़ी और उसके बाद उसी स्थान पर वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस तो ट्रैवल हुआ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो बोलते हैं वर्क डन = 0। ये बात आप में से कितने लोगों को पहुंची, कौन ये मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? हाँ साइंस दीदी। फिजिक्स में हाँ ऐसा बोलते हैं ना, तो जी। ऐसा ही हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है, क्या हो जाता है कि वर्क डन 0 हो जाता है। हम हमारा लक्ष्य, हमको जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे, वहां से कहीं 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 इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो हम ऐसे कुछ रैंडम मोशन करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाते। आप सुनिए, कृतज्ञता जो शब्द है, किसी भी व्यक्ति से अपनी पूर्णता के अर्थ में जो सहयोग मिला है, अब हम उसको मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अब जब देखने जाएंगे ना, तो ये समीक्षा फिर बड़ी कड़ाई से होने लग जाएगी। ठीक, कल तो मैंने इस बात पे नहीं किसी को ये बात पर ध्यान आकर्षण कराया, पर अब जब आप देखने जाएंगे ना, तब आप कृतज्ञता को वास्तव में पकड़ पाएंगे कि हमको वास्तव में कहाँ कहाँ से हमारी लक्ष्य की तरफ जाने में सहायता मिली। वरना इधर भी सहायता मिली, उधर भी सहायता मिली, हम इधर 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 जाते रहते हैं। ठीक है, दर्शन के संदर्भ में एक एक शब्द का जबरदस्त मीनिंग है। अब यहां पर मूल्य का निर्वाह होगा, अब यहां पर गति आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, जब ठीक है मूल्यों बात। की चर्चा करेंगे तब चर्चा करेंगे, है ना, तब जाके हम, अभी तो हम कई बारी एकदम घबरा भी जाते हैं एकदम से। आपने तो प्रश्न पूछा और सबका सहयोग हुआ, है ना, लेकिन अभी सभा में 33 लोग यहाँ बैठे हैं, और ये बात पर ध्यान दीजिए, है ना, कि इतनी कड़ाई से समीक्षा करेंगे तब उस अनावश्यक का त्याग होगा। नहीं तो कहेंगे जी अच्छा तो वहां पर भी लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, आंख बंद करके आई एम ग्रेटफुल टू दिस दैट। और जानते हैं भैया, एक छोटी सी बात आपको, आपके लिए नहीं सबके लिए ध्यान दिला रही हूँ यहाँ पर, कड़ाई से सोचिए। जो ये अभी ईश्वरवाद है ना, उसके तहत मैं व्यक्तिगत रूप से हमको पता नहीं है, इसलिए हम सटीक नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इस अर्थ में आपके साथ बात कर रही हूँ कि आप अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ा के पहुंच जाएंगे वहां तक। किसी व्यक्ति से हमारे साथ जीवन में जो भी अच्छा घटा ना, वो बहुत सारे योग संयोग से घटा है ना। और कई बारी ऐसा मिस होता है, हर बार नहीं होता, कई बारी मिस होता है, इसको पैनी नजर से देखिए। बहुत कुछ जो हमारे साथ अच्छा घटा, उसको हम कह देते हैं ये हमारा पुण्य है या उसकी ऊपर वाले की कृपा है ना। दूसरी जगह ऐसा भी घटता है, खूब सारा संग्रह शोषण कर लिया और कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न है हमारे ऊपर, है ना। अपने द्वारा किए गए शोषण को भी भगवान से जोड़ लेते हैं। जो व्यक्ति के कारण हमारे साथ जीवन में अच्छा घटा, उसको बोलते नहीं है जा करके, उसके साथ ये बात बोलने में शर्माते हैं, सचाते हैं, गलत सलत करके भी भगवान को कहते हैं कि भगवान वो हमको पुण्य दिया है। एक मैंने चर्चा उठाई थी ना यहाँ पर क्लास में, कि एक चर्चा हमारी हुई, मेरी ये जनक के साथ ये चर्चा हुई थी, बहुत वर्षों की बात हुई। तो उनका ऐसा कहना था, जो बच्चे जो हैं वो बहुत धनाढ्य परिवारों में जन्मते हैं, वो पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। ये भी जनवाद का विषय है ना। तो हमारी फिर जब चर्चा हुई, तो आपसे भी ये चलिए प्रश्न है, आपको कैसा लगता है जो धनाढ्य परिवारों में जन्मते हैं, ये उनके पिछले जन्मों का पुण्य होता है क्या, है ना। कोई व्यक्ति धनाढ्य कैसे हुआ, ये तब की चर्चा है जब हम दर्शन से भी नहीं जुड़े थे, है ना। तो हमने जनक को फिर तब पूछा, हमने कहा भाई ये बात तो हम काफी समय विचार करते रहे, हमने कहा ये बताओ, तो इसका मतलब है कि परमात्मा भी जो है ना, वो भी धन को ही महत्व दिए हुए है। आप समझे मेरी बात, परमात्मा ने भी किसको महत्व दिया, धन को ही महत्व दिया। ठीक है, तो हाँ मतलब यही दिमाग में बैठा है कि हम जब जब सुखी हो रहे हैं तो धन से ही सुखी हो रहे हैं, और ये बात हमको क्लिक हुई कि अरे ये क्या बात हो गई, है ना। और प्रकृति का जो ऐश्वर्य है उस पर लाइन खींचने को हमने क्या मान लिया, ये हमारी अधिकार संपन्नता है।
ये हमारी अधिकार लाइन खींचना मतलब समझ रहे हैं, इतनी लैंड की रजिस्ट्री हमने करा ली है, अब इस धरती का शोषण करने का अधिकार हमारे पास है ना। इतनी गहराई में सोचना, इस पर भी जनवाद को आमंत्रित करेंगे कि पुण्य पाप क्या होता है ना, और क्या धनाढ्य परिवारों में जन्म लेना ये पुण्य का विषय है ना, और जो धनाढ्य परिवारों में नहीं जन्मे बच्चे वो क्या बेचारे पापी हैं, पिछले जन्म के पाप थे जो हमको ठीक से खाने को नहीं मिला। ठीक है, और संस्कारों का क्या है ना, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पर खूब रुपया पैसा तो होता है, लेकिन रुपए पैसे के फलस्वरूप उनको लगता है हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा समझने सीखने की जरूरत नहीं है, परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चों का सारा काम नौकर करेंगे। ये मुद्दा जानते हैं कहाँ से उठा? 2000 काफी पहले की बात है, हाँ काफी भ्रम टूटने वाला है। हमारे जनक है ना, स्कूल में पढ़ाते थे, काफी बड़ा स्कूल था, मॉन्टेसरी स्कूल था, और वो यहाँ की रानी का स्कूल था, है ना। और बातचीत चली तो स्वच्छ भारत का अभियान उस समय कुछ कुछ चल रहा था, तो ये हुआ स्वच्छ भारत को स्वच्छ करना और स्वच्छता बच्चों को सिखाने। ये जो बच्चे आते थे ये भी बड़े नेता और बड़े यहाँ के धनाढ्य परिवारों से आने वाले बच्चे थे जनक के स्कूल में। तो उन बच्चों से क्या किया गया, एक दिन स्कूल के अपने अपने क्लासरूम की सफाई करो, ऐसा ऐसा कराया गया। और भैया वो हुआ क्या, अगले दिन आकर के टीचर्स ने स्कूल में धरना दे दिया, है ना। तो ये अब आपके लिए सोचने का विषय वस्तु। उन्होंने कहा हमारा बच्चा एक भी काम नहीं करेगा ना, इस बात के लिए वो लड़े उस व्यक्ति से। और वो व्यक्ति कौन है? वो हम यहाँ जो कच्छ के पूर्व जो राजा थे उनकी बहू है, मतलब एक बहुत ही संभ्रांत और एक प्रतिष्ठित परिवार। और वो व्यक्ति जो है वो कुछ बताने की कोशिश करें, उन्होंने नहीं सुना, है ना। और उन्होंने कहा ये काम आप बिल्कुल बंद करिए, बच्चों से काम कराने का। मधुकर भैया कह रहे हैं ऐसा माना जाता है कि धन संपदा होने की वजह से आप रोजी रोटी की चिंता कम करते हुए ज्यादा वक्त आध्यात्म में दे सकते हैं, मगर इसके साथ भी कर्म में कर्म का इफ एंड बट जुड़ा हुआ है आदर्शवाद में, इस तरह की बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा ये बताइए भैया, ये जो रोजी रोटी की चिंता है ना, अंबानी जो है, अडानी जो है, हालांकि शब्द व्यक्ति रूप से नहीं लेना चाहिए, लेकिन जरा थोड़ा देखिए, सर्वेक्षण करिए और बताइए सर्वाधिक इन्हीं लोगों का विस्तार हो रहा है, या इन लोगों के पास रोजी रोटी की चिंता ना होने की वजह से अब ये बैठ करके आध्यात्म चिंतन में लग पड़े हैं। अधिकाधिक शोषण करने की जगह पर पहुंच रहे हैं, अधिकाधिक संग्रह करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इनके बनाए कपड़े, इनके बनाए मोबाइल, इनके बनाए हर एक चीज का इस्तेमाल करे, सर्वाधिक पैसा हमारे ही घर में चला है। ये जगह पर पहुंच रहे हैं कि आध्यात्म चिंतन पर पहुंच रहे हैं? एक सर्वेक्षण कर लिया जाए, है ना। अधिकाधिक जो सर्वाधिक लोगों के पास सुविधा संग्रह या धन का संग्रह है, जिनके पास अगले 100 पीढ़ी खा सकते हैं, इतना पैसा लोगों के पास है ना। कम से कम एक पीढ़ी खा ले इतना पैसा तो हम ही लोगों के पास है ना। इस जगह पर अभी हम आध्यात्म चिंतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या और किसी वस्तु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हालांकि मैं इसमें व्यक्ति रूप से किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि कंटेंट उपलब्ध नहीं है ना। और दूसरी बात है, जो मीडिया है उसके कारण अन्य प्रकार के कंटेंट का प्रचार प्रसार है। तो सबके लिए विचारणीय मुद्दे हैं ये। चलिए ठीक, तो परिवार व्यवस्था में भागीदारी ना करने देना, इसको अपना गौरव मान लेते हैं लोग कि हमारा बच्चे ने तो एक गिलास भाई साहब इधर से उधर नहीं किया, कभी हमने इससे कोई काम नहीं करवाया। अब बच्चे में श्रमशीलता जो है वो शून्य हो जाती है, श्रम से वो कतराने लगता है, श्रम को अपनी हीनता मानने लगता है, सभी के जीविका के अवसर बाधित करने की क्रूरता है। बहुत बढ़िया, मम्मी कह रही हैं सभी के जीविका का अवसर आपने बाधित कर दिया। क्रूरता है, ये राक्षस मानवता है। इनको हम लोग, इन बिलियनियर्स को हम मसीहा मान लेते हैं। विल बिलियनियर फिलेंथ्रॉपी सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स? थिंक अबाउट इट। एंड अब हम जब जाएंगे ना जनवाद में, तो बिलियनियर फिलेंथ्रॉपी के जरा गहराई में जाएंगे, एक एक बिलियनियर कहाँ कहाँ दान करता है। ये सब चीजें तो इजिली अवेलेबल है इंटरनेट पर, जरा देखिए जाके, जहां जहां वो दान करता है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट सो दैट दे कैन गेट द क्लाइंटेल। उससे भी अधम स्तर के कार्य वो करते हैं अपनी फिलेंथ्रॉपी के माध्यम से, है ना। और इन लोगों को हम ग्रेट मानते हैं, इनको सेलिब्रिटी बना देते हैं, इनको हम सर पे बिठाते हैं, इनके हम रील्स सर्व करते हैं, इनका कंटेंट हमारी मीडिया में फ्लोट होता है ना। तो देखिए, अगेन एक बात है, आप सभी के लिए सोचने का प्रस्ताव है, किन बातों का अनजाने में अनुमोदन कर रहे हैं। जिनका हम अनुमोदन कर रहे हैं वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। जिस प्रकार के आप
वीडियोस को, रील्स को लाइक करते ना, फेसबुक आपको उसी प्रकार के रील्स दिखाना शुरू कर देता है ना। ये तो एक सिंपल सा टेक्निकल बात है ना। इस अस्तित्व में भी देख लीजिए, जिसका बीज बोएंगे पद और धन का, है ना, भ्रम का, है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सटीक है। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं। बढ़िया, कृष्ण भैया ने प्रश्न पूछा तो ये बात इतनी और गहराई में हो पाई, धन्यवाद भैया, है ना। तो कह रहे हैं, आइए थोड़ा सा पीछे से पढ़ लेते हैं तो आज आपके लिए और जुड़ेगा। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं। समाधान कैसा? सर्वतोमुखी समाधान, पूर्णता के अर्थ में जो समाधान है। छोटे छोटे वो समाधान नहीं, एक व्यक्ति के घर में खूब पैसा हो गया, इसको समाधान नहीं कह रहे हैं। समृद्धि हो गई है ना, आवश्यकता से अधिक मनुष्य ने उत्पादन कर लिया, वो उत्पादन जो है विनिमय पूर्वक हर एक व्यक्ति को पहुंच गया, किसी को अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं है, इसको समृद्धि कह रहे हैं, इसको समाधान कह रहे हैं। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं। टूटा फूटा से नहीं होता। जैसे 2-4 परिवार खूब समृद्ध हो गए तो क्या समाज में समृद्धि आ गई? जो व्यक्ति के पास नहीं है, हमारे श्रीमान जी जो है ना, अफ्रीका केन्या से आते हैं, केन्या में, अच्छा, और वो एक बड़े अच्छे घर से भी आते हैं। अच्छा मतलब, अच्छा घर मतलब धन संपदा वाला घर। तो हमारे घर के बाहर ना वहां 2 गार्ड खड़े रहते हैं, और जब हमारे घर की महिलाएं, हमारी शादी होकर हम पहली बार वहां गए तो हमसे कहा गया जितना सोने का सामान है सब उतार दो। और चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो हमने कहा हम साल भर तो कुछ नहीं उतारेंगे, हम जो जो कुछ भी पहने होता, हमारे घर से हमको समझा के भेजा गया था कि बेटे उतारना नहीं कुछ, ये सब पहने रहना अपने जेवर। तो हमने कहा हम नहीं उतारेंगे, ठीक है। फिर हमारी जो दादी सास थी उन्होंने कहा भाई उतारो नहीं तो चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक बड़ा फनी इंसिडेंट था, पर उस क्षण मुझे समझ में आया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है ना, ये जो इम्बैलेंसेस हम क्रिएट कर देते हैं ना अपनी क्रूरता पूर्वक, संग्रह पूर्वक, शोषण पूर्वक, है ना। तो जिस जिस उस परिवारों की परस्परता में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समुदाय में आप रह रहे हैं, वहां पर हर एक परिवार जब समृद्ध होगा तभी अभय आएगा। उसके बिना में ये जो अभय की कल्पना है ना, 2 बॉडीगार्ड लगा करके, इससे अभय वगैरह कुछ होता नहीं, भय सतत बना रहता है। तो हमने हमारे ससुराल के पक्ष में इस भय को बहुत देखा है ना, अत्यधिक देखा। अधिकतर आप भी जानते ही होंगे, जिसके पास पैसा है उसी को डर लगता रहता है हमारा पैसा कोई ले ना जाए, है ना, और ले ही जाता है कोई ना कोई। हमारे परिवारों में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई है ना, वहां पर रहते हुए, जहां पर लुट गया कोई, छिन गया, है ना। तो ये सब चलते रहा। और उसमें एक ये एक मुझे लगता है 90% इस बात का ये बड़ा रोल था कि हमने निश्चय किया कि हमें वहां नहीं रहना है ना, भय में जीना स्वीकार नहीं हुआ। तो मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता, है ना। ममता देखिए किसके बीच में हो सकती है? अपने, जो हम लोग कहते हैं ना आजकल पेट पेरेंट्स बन गए हैं पेट पेरेंट्स के ऊपर भी एक जनवाद करेंगे। ममता, है ना, 2 लोगों के बीच में ही हो सकती है। तो मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता, मूल्यों का स्वरूप बनता है वात्सल्य, मूल्यों का स्वरूप बनता है विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरवता, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान। इनको यहाँ बाबा जी मूल्य कह रहे हैं। जी कृष्ण भैया। दीदी, पेट पेरेंट्स का मतलब ये जो पेट्स रखते हैं घर में, वही है ना? अच्छा, आप ज्यादा मुझे लगता है परिचित नहीं है इस बात से। हाँ। आजकल सेलिब्रिटीज में ये एक सेलिब्रिटीज ने एक नया कल्चर लाया है इसमें। प्रियंका, क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा, हाँ। तो हमने एक बार पढ़ा था तो बड़े उसमें ऐसे वो लगाते हैं प्राउड पेट पेरेंट्स, है ना। तो आजकल पेट पेरेंटिंग को बहुत ये दिया जा रहा है बड़ा मीडिया बहुत नया रोल नया करता है। वर्ड है, नया वर्ड है दीदी हमारे लिए तो। हाँ हाँ, मुझे लगा आपको नहीं ध्यान में आया। पेट पेरेंट एक बहुत आजकल, और जानते हैं वो उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं, और फिर अपनी जो सारी प्रॉपर्टी होती है उस कुत्ते के नाम कर जाते हैं, है ना। कुत्ते के अभी इंडिया में भी कुछ शुरू हो रहा है, वो जो नहीं था शार्क टैंक, उसमें आया था कि शायद हंस रही है आजकल ना कुत्तों को जनक कुछ कहना चाहते हैं जनक कहिए, मेरे को तो हंसी आने लग जाती। इवन आजकल जो साइकेट्रिस्ट है ना, हम्म
साइकेट्रिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, जनक बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल सजेस्ट करते हैं। हाँ जनक, आप भी रखिए अपनी बात को। जस्ट मेरे को ये ऐड करना था कि जस्ट पेरेंट्स को तो क्या कहते हैं, पेरेंटिंग तो ठीक है, बट अभी आदर्शवाद के जो गुरु है ना, वो अभी फाइट नहीं कर सकते। तो वो लोग ऐसे मंच पे आकर के उतने बड़े ऊंचे मंच पे से कह रहे कि आप गाय रखिए, है ना। और कौन सी गाय रखिए, तो छोटी गाय जो डॉफ गाय आती है वो आप घर पे रख सकते हैं। वो सात्विक होता है, वो शुद्ध होता है। कुत्ते के पाँव पड़ते ही घर पे अंदर वो जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है, घर वैसे ऐसे आ करके जाता है। आदर्शवाद लोग भी, हाँ, है ना। तो ये ये सब हो रहा है अभी। वो महात्मा जी का नाम भी बता दो, ये बड़ा पॉपुलर वीडियो है मीडिया पर, मिलियन हाँ, बिलियन व्यूज हैं इसके। वो जो है ना, गोरे गोरे से, और उनके ये से बाल हैं करली करली, वो बड़े उसका पॉपुलर शीशे भी अभी बहुत प्रकाशित हो गया, पॉपुलर हो गया है, प्रतीक उसका हुए। शीशे भी हाँ है। हाँ, हाँ वो जो हाँ। कुछ मैं एक हनुमान की बात बातें जोड़ूं सुन इसमें। पाता है, और हाँ, जी जी जी, मैं जोड़िए। जैसे मैं हम लोग भी बहुत सारे आश्रमों में घूमे हैं, तो वहां तो बहुत सारे बड़े बड़े कुत्ते रहते थे। तो फिर वो गुरुजी तो समाधि संपन्न थे, लेकिन उनकी जो पूरी व्यवहार उनका बढ़िया था। उनके आजू बाजू के लोग ऐसे लगते थे कि काफी धन और बल के लिए ही काम और पद के लिए ही काम करते हैं। अभी भी है वो लोग। तो वो लोग ऐसा बताते थे कि ये जो कुत्ते होते हैं ना मठाधिपतियों के, वहां बड़े बड़े आश्रमों में देखो कितना भ्रम फैले हुए हैं। तो वो बताते थे कि ये सब अगले जन्म में उनका बड़े मठाधिपति थे और उनका जन्म अभी इसमें हुआ, तो अभी हमारे पास आए हैं। और दूसरा अभी भैया ने जो बात बताई जनक भाई जी ने, तो वो अब तक की वो मान्यता जो थी हाँ। उसको मतलब भय इतना हो गया कि अभी तक तो हम लोग गाय का कुछ करते नहीं थे। अब हम्म, मैं उसको ऐसे कनेक्ट करती हूँ कि शायद इस संत ने ऐसा इसलिए बताया कि अब तक कुत्ते के लिए ऐसा माना जाता था, अब गाय का कुछ किया नहीं तो अब गाय के लिए, क्योंकि अभी भाजपा और आरएसएस सब लोग गौ सेवा का कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उसको कनेक्ट कर दिया कुछ कुछ फेवरेट होने के लिए, कि गाय जी को रखा जाए ना कि कुत्तों को। है ना। बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मतलब कितना बड़ा भ्रम कि एक समाधिस्थ पुरुष है जहाँ पे इतना बड़ा कार्य हो रहा है, कुछ ध्यान साधना का ही हो रहा है वहां पे भी, लेकिन उनके जो पेरिफेरी में लोग हैं वो लोग सब ये मानते हैं कि ये मठाधिपति पास्ट जन्म के उनका कुछ कर्म बाकी है, तो अभी इस जन्म में इतने बड़े कुत्ते होंगे, बहुत बड़े कुत्ते, वो सब यहाँ आश्रमों में आ जाते हैं, मतलब उनका ऐसा भाग्य हो जाता है ना। जी जी, इतना बड़ा भ्रम एकदम देखो। सही। और वो भी समीक्षा, हम उस टाइम तो चुप रहते थे क्योंकि उससे आगे दिखता नहीं था, अब दर्शन मिला तो पता चला कि पूरी बात क्या है। तो और कितना बड़ा भ्रम फैले हुए हैं और फैलाए करेक्ट। हुए हैं, है ना। फैलाए हुए हैं, फैलाए हुए हैं। मधुकर भैया कह रहे हैं, विद इन सो कॉल्ड बाबाज, बाबा जी, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट मोर पीपल। हाँ जी, कृष्ण यस जी। यस। दीदी वो पेट पेरेंट्स वाला जो था, उसमें फिर वो पेट्स क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी का? ये आप चलो पूछिए, मेरे को तो वैसे ही इतनी हंसी आती है। और सुनिए, आपको जो और आगे बात बता दूं, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं है इस पे। तो शार्क टैंक में, जो इंडिया में जो शार्क टैंक एक शो है जिसमें जो अपना नया बिजनेस करने चाहते हैं, उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी पार्टनरशिप लेने आते हैं यंग बच्चे या जो भी मतलब बिजनेस कर रहे हैं लोग। तो उसमें एक ये आया कि कुत्ते को नहला, कुत्ते के ग्रूमिंग के लिए, कुत्ता नहीं कहना चाहिए, पेट कहना चाहिए, है ना, कुत्ता कहने से भी आजकल गुरेज है लोगों को। तो अपने पेट का ग्रूमिंग करने के लिए उनके महंगे महंगे शैम्पू, और मतलब वो बड़ा एक बिजनेस हो रहा है। गोपाल मणि जी महाराज ने बोला है दीदी, शायद हो सकता है सही बात हो आपकी। और वो बता रहे थे कि कहीं वो हिमाचल की बछिया होती है जो छोटी सी, वो आप लेके एयरपोर्ट में भी जा सकते हैं। वो आप सुनिएगा, आपका दिमाग फिर जाएगा, है ना, क्या बता रहे हैं वो। भाई गाय है, उसकी उपयोगिता को पहचानना है ना। बाबा जी ने भी कहा है गाय रखिए, किस आधार पर? भाई उपयोगी है, आप दूध घी मक्खन खाने के लिए उपयोगी है, खेती काम के लिए उपयोगी है, गोबर गैस के लिए उपयोग है उसका, है ना। अब गाय के आप एक दिन उसके लिए कोई उत्सव करिए और गाय को अपनी माँ मान लीजिए, ये सब बात नहीं बोल रहे बाबा जी। उपयोगिता को समझिए उसकी, उसके लिए पूरक हो जाइए।
छोटी सी बात है। तो ये जो, हाँ, तो मैं बता रही थी, तो कुत्ते का, और ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस है। एक गाड़ी आती है, वो कुत्ता आपका जाता है, जैसे आप बड़े बड़े पार्लर्स देखते हैं वैसा वो पार्लर रहता है, वहां पर जाके उसकी ग्रूमिंग होती है और वो अपने घर चला। तो कुत्ते को लेके नहीं जाना है, कुत्ते के लिए पार्लर्स आपके सोसाइटी, आपके घर के आजू बाजू वो आएगा, वो वैन जैसा उन्होंने कुछ बनाया था। इट्स अ मोबाइल पेट पार्लर, इट्स कॉल्ड पेट पार्लर। ठीक। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको रोमांचक लगी होगी। रश्मि दीदी। नई नई डेवलपमेंट विकास के बारे में पता चलता है। नहीं, ये तो अच्छा है कि कुत्ता अगले जन्म में जल्दी से मानव, मतलब मानव के नजदीक रहता है, तो दर्शन के रेफरेंस से या दर्शन की फंडा से देखा जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ही होने वाला है, ज्यादा भ्रम पाल लेगा। लेकिन दीदी ऐसी भी संभावना है कि मनुष्य फिर कुत्ते का जन्म लेना पसंद करेगा। नो नो नो, वो तो बहुत कम है, लेकिन ये संभावनाएं बहुत कम है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे या पता भी होगा ये आपको, लेकिन ये संभावनाएं तो हो गया। दीदी कम मैं तो है, यही लेकिन यदि मान्यता बैठ जाए कि तो यार हो इससे जाएगी अच्छा तो 100%। इससे अच्छा तो और कुत्ते हैं। दूसरा ये भी है दीदी कि जो बोला ना आपने कि उसके नाम किए हुए, तो अभी अगले योग संयोग ऐसे ही होने वाले हैं कि जिससे सभी संपत्ति किसी कुत्तों के नाम ही हो जाए और फाइनली धरती को पुष्ट कर दे लोग। व्हाट अ सॉल्यूशन। क्या किया जाए कि ये भी, मतलब योग कुछ नहीं करेगा मनुष्य तो ये भी कर सकता है ना फाइनली, कि बहुत सारा रेशियो ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये भी हो सकता है ना। कुत्ते को पूरक देखो, मानने की जगह पे आ गए। तो क्या किया जाए कि मतलब लोग छोड़ते ही नहीं है अपना धन पद, ये मतलब अभी तो काफी बैंक्स में ऐसा है कि नॉमिनेशन नहीं किया है तो काफी पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी बैंक वाले बुला बुला के नॉमिनेशन करवाते हैं कि कुछ नॉमिनेशन कर दो अपना। बहुत सारा पैसा ऐसे पड़ा है जिसका कोई अब ये मालिक नहीं देखिए, है। एक अगला मुद्दा छेड़ दिया आपने। जो नॉमिनेशन की कहानी है ना, हमारे परिवारों में हमने बहुत, जो हमारे कम्युनिटी के फैमिलीज हैं उनमें देखा, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे, मतलब हमारे ससुराल पक्ष की कम्युनिटी में। तो वहां पर जानते हैं, वो कहते हैं, हमने हमारे जो, मतलब ये हमारे श्रीमान जी के जो दादाजी थे, बापू जी, उनको हमने पूछा, हमने कहा ये क्यों ऐसा चल रहा है। जानते हैं कैसे? कहते हैं कि वो हम भगवान के लिए लगाएंगे तो भगवान हमको अगले जन्म में देगा, तुम लोगों के लिए लगाएंगे तो उसका हमको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने, कितना बड़ा ये तिरस्कार है पूरे परिवार के सदस्यों का। मैं अंत में अत्यधिक संग्रह किया हुआ पैसा किसी संस्था को, किसी भगवान के जगह को दूंगा तो उसका मुझे अगले जन्म में पुण्य मिलेगा। ये सारा पैसा हमने कमाया है तो हमारा है, जिनके कुंडली में दोष नहीं है। और तुम लोगों को दिया तो। और जानते हैं उस समाज में क्या सिखाया गया? समाज में सिखाया गया क्या जनक? धर्म का काम तुरंत, और जनक बताइए जरा थोड़ा। धर्म का काम तुरंत और संसार का काम। हम्म। हम्म। तो संसार का काम देरी से, तो वो अपनी पत्नी की बात भी देरी से सुन रहे हैं, अपने बच्चों की बात भी देरी से सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। सारा पैसा संरक्षित करके अंत में वो किसी संस्था को दान चला गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अगले जन्म में एक धनाढ्य परिवार में पैदा होना है, मिलना है उनको। इस तरीके की बातें पहुंच गई। परिवार छूट गया, परिवार छूट गया दीदी, परिवार टूट गया। सारे लोग जी, एक दूसरे के जी, प्रति इसी भाव से भर गए कि संसार यस, का काम देर में। परिवार सही, टूट गया, है ना? उसकी कितनी पीड़ा हमको है ना? हमको मतलब हम सबको है, मेरे अकेले की 100%। पीड़ा मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये घटनाएं होती ही रहती है, कहीं ना भाई कहीं से भाई हमेशा। छूट गया, भाई से बहन छूट गए, आंख बंद करके यदि आप बैठे रहोगे, है ना, कि हम्म, भाई परमात्मा से मिलन हो जाएगा उस क्षण में, तो ये सब कुछ छूट गया। और मूल्यों में ना जी पाने की अतृप्ति, वो उसका पारावार आप मत पूछिए, है ना? यस, यस। हाँ। रश्मि दीदी जी, आप भी जोड़िए कुछ। हाँ दीदी, बस जो पेट के बारे में बात चल रही थी उसमें ही जोड़ना चाह रही थी मैं। उसमें जी। मेरा ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन बनता है कि कहीं ना कहीं वो लोग किसी तरह से अतृप्ति की तरफ है, जिसे जो संबंधों में अतृप्ति है उसी की खोज में वो, भाई संबंध तो बचे नहीं है तो अब कहाँ जाए, पेट से दिखते हैं
मतलब वो मेरा जो समझ अभी तक बनी कि पेट्स ऐसा है ना कि रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, बस वो जो आप बोलते हैं उठ तो उठ गए, बैठ तो बैठ गए, और आप अपनी इच्छा से उनको सिखा सकते हैं, चला सकते हैं। मानव में तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह से जो मैं समझ पा रही हूँ कि आजकल लॉकडाउन से मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि पेट के प्रति आसक्ति बढ़ गई है, ऐसा देखने में मिल रहा है। तो ये चीज भारत में भी आ ही गई है और पेट में हमारे ना, यहाँ पेट भी जो है वो प्रश्न नहीं पूछता, ये सबसे जी अनुकूलता की जगह है। वही। मालिक क्या कर रहा है ना, पूछता नहीं, हाँ, जानने की क्रिया उसमें नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी अनुकूलता की जगह है। सुमन बड़ी रावत दीदी अनुकूल। कह रही हैं, कुत्ते के साथ लड़कियों की शादी के उदाहरण भी कुछ क्षेत्रों में होते हैं बाप जिनकी कुंडली में दोष निवारण हेतु, देख लीजिए, कुत्ता और लड़कियां एक स्थान पे खड़ा कर दिया गया। जब हम एक दृष्टा की तरह, एक है ना सीयर की तरह, है ना, नॉट लाइक उसमें इन्वॉल्व की तरह, जब हम दूर से इन बातों को देखते हैं तो ये हास्यास्पद हो जाती हैं। और कैसे हम इन चीजों के साथ जीते रहे, ये विचार कीजिए आप। वही दीदी, ये भय की प्रति, मतलब भय और क्या कहें इसको आप जोड़िए, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये भय के कारण ही है, किसी न किसी तरह से संबंधों में अतृप्ति और भय न जी पाने की वजह से जो भय पनप रहा है, उससे ही गाय को लिपट रहे हैं, उनसे सुखी हो जाएंगे, कुत्तों से सुखी हो जाएंगे। मतलब इंसान के साथ जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब जानवरों के साथ जीने की कोशिश चल रही है। सही बात है। नहीं, तो काफी वापिस हीलिंग हम में तो जंगल युग की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा समझ में आता है। अनुकूलता की जगह और कहीं बन नहीं पा रही, और नहीं दीदी। अनुकूलताओं में बड़ा सुख भास रहा है, बस उसमें ही स्टक हो गए हैं। और दूसरी बात ये भी है, ऐसे लोगों के पास कई बारी प्रस्ताव नहीं पहुंचा। देखिए, मैं तो एक बात ये मानती हूँ, हमारे पास जो कुछ भी है ना, सही गलत सब कुछ परंपरा से आया है। तो कंटेंट मिल जाने के बाद फिर आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, ये एक दूसरी बात है। अच्छा, जब बिल्कुल तक बिल्कुल, मैं भी आपसे मैसेज, सहमत हूँ। हाँ मैसेज पढ़ते हैं। जनक कह रहे हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस of how to live in relationships people keep pets that give unconditional love। हाँ भैया, ये जो अनकंडीशनल लव है बेसिकली अनआस्क्ड क्वेश्चंस है ना, दे डोंट वांट पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। इसका, राकेश भैया कह रहे, इसका कारण भी कहीं ना कहीं मनुष्य ही है। लैक ऑफ निर्वा, व्हाट डज दैट मीन, लैक ऑफ, पता नहीं, इसको थोड़ा क्लैरिटी से कहिए। भ्रम और अज्ञानता है मानव को, मानव के साथ, प्रकृति के साथ रहना नहीं आया। सही बात है जी। फिर किन्होंने, सुधा दीदी ने हाथ उठाया और किसी ने भी हाथ उठाया था, बोलिए हाँ दीदी। बोलिए। दीदी, संबंधों की पहचान और निर्वाह नहीं कर पाने की जो अयोग्यता है, और कहीं कहीं अहंकार बस, क्योंकि अहंकार में हमें भावों में भी अनुकूलता चाहिए, जो कि मनुष्य मनुष्य संबंध में जब तक भ्रमित है वो नहीं बैठ पाता है। तो मुझे लगता है उसी की वजह से वो ये सारा जो ऑप्शंस पे जा रहे हैं, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं। करेक्ट है। संबंधों में जी पाने की जो अयोग्यता है, और उसके बाद अयोग्यता तो है ही, और सीखने की, एक सीखने का कंटेंट नहीं मिल रहा है, और या ताकत नहीं खड़ी कर पा रहे हैं किसको सीखेंगे समझेंगे कंटेंट मिलने के बाद, फिर वहीं पड़े रहते हैं। सुधा दीदी। शालिनी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो पेट्स के साथ आजकल लगाव बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दर्शन की रोशनी में ये प्रूव भी करता है कि इंसान सिर्फ साधनों के साथ नहीं जी सकता, उसको संबंध तो चाहिए ही चाहिए। अब मुश्किल ये हो रही है कि इंसानों के साथ संबंध का निर्वाह नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी संबंध की जो तड़प है या जो उसकी प्यास है वो तो जाती नहीं है, तो वो तो चाहिए ही। तो वो जीव सृष्टि में ये संबंधों का निर्वाह करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ नहीं तो यहीं सही, लेकिन इंसान को संबंध तो चाहिए ही, ये उससे प्रूव हो रहा है। वेल सेड, वेरी वेल सेड, बहुत एकदम सटीक ध्यानाकर्षण कि आदमी को संबंध चाहिए, संबंध के बिना जीना नहीं हो रहा है ना। बहुत बढ़िया। और किन्होंने, जितेंद्र भाई कह रहे हैं, अहंकार और भय लोगों में स्वीकार भाव नहीं है, इसलिए लोगों को छोड़कर पशुओं से रिश्ता जोड़ सही बात है ना। देखिए, पशुओं से रिश्ता जोड़ जोड़ के क्या हो जाता है, इसको कल्पना दौड़ा के तुरंत सोच ही सकते हैं ना। मनुष्य ने अधिकतम कल्पनाएं दौड़ा ली हैं। कुत्तों के ड्रेसेस आते हैं, कुत्तों के बहुत सारे लोग होते हैं जो जानते हैं कंटेंट को ही सर्व करते रहते हैं कुत्तों के बेस्ड। इस पर मैंने इस कंटेंट पर बेस्ड मैंने एक बार एक कोई रील या कोई वीडियो देखा है। कुत्तों का फैशन शो होता है जिसमें कुत्ते अलग टाई कपड़े ये सब पहन के, कुत्तों का फैशन शो, भाई आप सोच लीजिए, है ना। तो ये सब बने रहता है।
दीदी इसको हम मनुष्यों में भी मानव में देखते हैं ना, तो जनरली हम देखते हैं कि भ्रमित अवस्था में हम उन्हीं मानवों के साथ संबंध पसंद करते हैं जो हमारी हाँ में हाँ करते हैं या अनुकूलता में बने रहते हैं। ये भी हम देख सकते हैं। जोरदार, जोरदार, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही अनुकूलता खत्म, संबंध खत्म। इसलिए पूर्णता के अर्थ में जो अनुबंध है ना, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, पूर्णता क्या है तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। हमारा लक्ष्य क्या है? क्रिया पूर्णता हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य के साथ अलाइन संबंध नहीं है ना। संबंधों में साथ साथ चलने का मतलब क्या? साथ साथ हमारी यात्रा है उस लक्ष्य तक। अभी रैंडम मोशन चल रहा है हमारा, है ना। थोड़ी देर अनुकूलता लगती, हाँ में हाँ मिलाई, जी जी बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा अनुकूल वो गड़बड़ा गया। और देखिए इसमें ये भी एक बात है, हमको इस प्रकार से जीने की योग्यता नहीं है। इसकी चर्चा, इसका एक धीरे धीरे अभ्यास, इससे हमारे अंदर योग्यता आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों हाँ को दीदी, कैसा लगता और है? बिल्कुल दीदी ये देखने में भी आता है कि जो समझदारी की तरफ या इस तरफ ध्यान दिलाता है लोग, जिनकी तैयारी नहीं है वो लोग कटने भी लगते हैं। वो इसलिए वहां पर एक हीन भावना के साथ भी महसूस करते हैं, फिर उसी तरह के संबंधों की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर उनकी जो अनुकूलता ईगो है बनी उसको रहे। ईगो को बूस्टअप मिलता है, ईगो को बूस्टअप किया जाता है, वो उस तरफ बढ़ते हैं। सटीक, बिल्कुल। विश्वास का भी अभाव है दीदी। जैसे हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा स्लोगन कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम्म। क्या है, आज भी विश्वास की कमी हो जाती है उसमें, इसलिए वो प्रयास नहीं करता। श्रमशीलता का भी अभाव है, मानसिक श्रम नहीं करता है कि इसका इलाज क्या है। हम्म। इसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ धार्मिक विधियां ये सब ढूंढने लगते हैं। फाइनली ये पेट को रखना, राहु को सॉल्यूशन के लिए, कल कौए को फुलाओ, केतु को सॉल्यूशन के लिए ये करो वो करो, ऐसी मान्यताओं में लोग घुस जाते हैं। अपने में काम करना है, अपने परिवार में काम करना है, वो लोग सोच नहीं पाते हैं। ऐसे स्लोगन्स रखने चाहिए मीडिया पे कि हर समस्या का समाधान है। अगर समाधान नहीं है तो वो समस्या नहीं है, ऐसा कुछ रखा जाए। हमेशा लोग ऐसे क्यों स्लोगन्स नहीं रखते हैं, ऐसे क्यों चर्चाएं नहीं करते हैं, जिससे लोग अपने में विश्वास संपन्न हो जाए कि भाई काम करो अपने पे और परिवार पे, है एक ना। रिसर्च होए ना निमिषा दीदी, लोगों जी। के व्हाट्सएप स्टेटस पर, हाँ ठीक है, तो आपको जी, पता चले कितना भ्रम फैला है। सही है, पता है, लेकिन और जस्ट ये सॉल्यूशन भी कोई, यही है ना। कल हमारे परिवार में से किन्हीं ने स्टेटस डाला, कोई काय नो हो तो नहीं है, कोई किसी का हाँ, होता नहीं है। ये है और ना फिर ये, और आदर्शवादी। फिर देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, और देखिए नहीं, मीरा एक्सप्लेनेशन का कैसा है। वजन है बहुत बड़ा। मीरा का बहुत बड़ा वजन है, कोई किसी का नहीं है। तात हम्म। मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, हाँ, बस ऐसा वही। ऐसा लिखा है इस भजन में, और तो अच्छे तुझे से भर मीरा वो जी ने गाया है। तुझे तो भर। फिर नौदा भक्ति उन्होंने की है, और ये मूल्य में जीना नौदा भक्ति है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। जब दर्शन मिला हमने भी ये सब किया, और फिर जब दर्शन मिला तो एकदम लाइट हो गया। कहाँ हम ढूंढ रहे हैं और एनलाइटनमेंट कहाँ है, अपने में ही है ये सब। तो है। वो पता चलता है ये सब। तो ये ध्यानाकर्षण करवाना, किस भाषा में करवाना, क्योंकि सामने अभी भ्रम फैला हुआ है, स्वीकृति नहीं है, तो कैसे उस बात को रखा जाए, धीरे से आगे बढ़ा जाए, बच्चों में बातें करनी चाहिए, ये सब प्लान बनाने पड़ेंगे हमें, करेक्ट, है ना। बिल्कुल सही बात है। भैया ने, दीदी जैसे कृष्ण इसमें भैया ने, मेरा भी बोलिए बोलिए रश्मि दी। इसमें मेरा भी यही सोचना है कि अब जब हम सब तक ये दर्शन पहुंचा है और हमको ये सारी स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह इसको फैलाया जाए और सर्व मानव तक इसे पहुंचाया जाए। आई एग्री तो विथ यू। मतलब मैं आपके प्रति और सभी बाकी भी जो इस सब काम में लगे हुए हैं, सबके प्रति जो कर रहे हैं, उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूँ। और ऐसे लगता है कि हम सब मिलके और अच्छा की तरफ आगे बढ़े, जिससे पूरी मानव जाति को हम एक नई राह दे पाए, सही की समझ दे पाए, सही की राह दे पाए, है ना। सही बात है रश्मि दी। राकेश भाई का कमेंट सुनिए, सही बात है दीदी, कह रहे हैं मेरे कुछ अधिकारी जनरल पोस्ट पर, उनकी उनकी उनके माता पिता ने खाना खाया या नहीं वो ध्यान ना देकर उनके कुत्ते ने खाना खाया, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पॉटी किया कि नहीं देखने में आ रहा है। हम भी एक ऐसे जनरल को जानते हैं, यही हमारे घर के पास ही रहते हैं।
सारा जो ध्यान है ना कुत्ते पर ही केंद्रित हो गया उनका। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी चर्चा रही आज, है ना? सभी ने भागीदारी करी, उसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। कल हमारे साथ होंगे अजय जैन भैया और एक तुलनात्मक, है ना, चर्चा को वो करेंगे भौतिकवाद, आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद के ऊपर। उनका कहाँ-कहाँ ध्यान गया वो हमें उतनी, मतलब अपना जो डाइजेस्टेड है ना वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल ठीक 7:30 बजे। हरिहर, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते सभी को। हरिहर सभी को।